Hey everyone, welcome back to Decode IIT and let's continue our lecture जहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. We are discussing we are doing chemistry and chemistry में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम. तो कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे. तो चलिए अब बिना देरी के लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर टुडे. एक तो ये अटक जाता है बार बार. या सो दिस इज़ बेसिकली चैप्टर 8. 9 गलत लिखा हुआ है ना. चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में, है ना. रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज अ रिसोर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्स इज समथिंग दैट हैज़ यूटिलिटी, दैट हैज़ वैल्यू, है ना. कुछ चीज़ कोई ऐसी चीज़ जो हमको कुछ काम करने में मदद करे, दैट इज़ अवर रिसोर्स, है ना. जैसे हमको पढ़ने के लिए हमारा बुक्स आर द रिसोर्स, है ना. बुक्स आर द रिसोर्स, है ना. बुक्स नहीं होंगी तो हम पढ़ेंगे नहीं, है ना. तो बुक्स हेल्प करती हैं हमको पढ़ने में, राइट. तो बुक्स की कोई वैल्यू है, राइट. ऐसे ही कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको कोई काम करने में मदद करे, दैट इज़ अ रिसोर्स, है ना. अब दो टाइप के रिसोर्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स. नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग जो नेचर हमको प्रोवाइड करता है ना, जो हमको नेचर से मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट हो गया, दैट इज़ अ रिसोर्स. फॉरेस्ट से हमको कितनी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वुड मिलती है, राइट, है ना. सन से हमको एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी, तो सन इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स, है ना. विंड हो गया, विंड से भी हमको एनर्जी मिलती है, राइट. और वाटर हो गया, वाटर इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट. तो ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं, ठीक है. तो द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना. और जो हम खुद बनाते हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नेचर की यूज़ करके उसको मॉडिफाई करके अपनी यूटिलिटी के हिसाब से बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैन मेड रिसोर्स, है ना. कंपोनेंट्स ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर एंड देन मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस, है ना. तो हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नेचर से लेते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, है ना, और उससे हम अपनी यूटिलिटी की चीज़ें बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर मैन मेड रिसोर्सेज, है ना. दीज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज. जैसे कार्स हो गए, है ना, कार्स हो गई. तो कार्स कैसे बनती है, हम अर्थ से खूब सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे फिर पूरी पूरी बॉडी बनाते हैं ना, तो कार्स बनती हैं. फिर पेट्रोल निकालते हैं, पेट्रोल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स. कार किससे चलती है, पेट्रोल से चलती है ना. तो यूटिलिटी हमको एंड में कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये नेचुरल रिसोर्स. पेट्रोल नहीं होगा तो हम कैसे कार चलाएंगे, नहीं चला सकते, है ना. तो पेट्रोल हमको एनर्जी देता है, तो पेट्रोल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, है ना. तो नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके हम अपनी यूटिलिटी के हिसाब से चीज़ें बनाते हैं, ठीक है. उसको हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है. अच्छा, ये दोनों हो सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है. बट मैन मेड रिसोर्सेज दीज आर नॉन लिविंग ओनली, है ना. ये लिविंग नहीं होते, दीज आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज मे बी अ बेसिक कंपोनेंट और रॉ मटेरियल फॉर मैन मेड रिसोर्सेज, है ना. तो ऐसा हो सकता है कि जो हम मैन मेड रिसोर्सेज बना रहे हैं वो कुछ नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करके उसको मॉडिफाई करके उसमें वैल्यू एडिशन करके हम एक नया रिसोर्स बना रहे हैं, दैट इज़ अ मैन मेड रिसोर्स, ठीक है. मैन मेड रिसोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर मोल्डेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स विच कैन बी लेटर यूज्ड एज रिसोर्सेज. जैसे कि मैं अभी बोलता आ रहा हूँ कि भाई हम नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, ठीक है. चलो एग्जाम्पल्स, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. और मैन मेड रिसोर्सेज में क्या आता है, कार्स हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, दीज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज. बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, है ना. तो अब दो टाइप के और रिसोर्सेज होते हैं, ये हमने किस पे डिफाइन किया, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी, कि कौन कितना ज़्यादा अवेलेबल है नेचर में, उसके बेसिस पे हम दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं. वन इज़ इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है एग्जॉस्टेबल. एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, खत्म कर देना. एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो खत्म हो जाए, दैट इज एग्जॉस्टेबल, है ना. तो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, जो डिप्लीट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद यूज बाय ह्यूमंस, है ना. तो अगर हम उसको बार बार यूज़ करते रहे तो वो डिप्लीट हो जाएंगे और फिर वो वापस इन्वायरमेंट में नहीं आ पाएंगे, है ना. और इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज वो होते हैं जो कभी डिप्लीट नहीं हो सकते. जैसे फॉर एग्जांपल सन हो गया, है ना. तो सन तो अभी एट प्रेजेंट कैसा रिसोर्स है, इनएग्जॉस्टेबल है. सन से तो हम एनर्जी हमेशा आएगी, हम कितनी भी एनर्जी ले लें, सन की एनर्जी हमेशा हमारे पास आएगी, राइट. ऐसे ही क्या है, ऐसे ही वाटर भी है. अर्थ में 70% वाटर है ना पूरा अर्थ में, तो वो भी इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, ठीक है. सो ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं हमारे पास, है ना. विंड हो गया, विंड इज ऑल्सो इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, है ना. तो ये सारे रिसोर्सेज कैसे हो गए, इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं,
ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाए, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, ये सब क्या है, ये सब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बात समझ में आ रही है? अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? आप ऐसे समझो, फॉसिल्स क्या होते हैं बेसिकली, बहुत साल पहले हुआ क्या, जब धरती बनी थी, है ना, जब अर्थ बना था, तो तब क्या हुआ, तब फॉरेस्ट थे हमारे पूरे, है ना, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट थे ऐसे, है ना, ऐसे फॉरेस्ट थे, और ये मान लो लैंड था, ठीक है, और यहाँ पे एनिमल्स रहते थे, है ना, एनिमल्स रहते थे यहाँ पे अपना, ठीक है। अच्छा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, अच्छा ये माउंटेन्स जो थे यहाँ पे, है ना, विंड चलती थी, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, है ना, तो ये सब पहले फॉरेस्ट लो एरियाज में थे, ठीक है, माउंटेन्स थे। फिर क्या हुआ, विंड चली, तो विंड ने माउंटेन्स को इरोड किया, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इरोजन होता है ना, तो क्या हुआ, इसका सेडिमेंटेशन जो भी था, मतलब जो भी इरोड होके जो रेती आती है ना, वो यहाँ डिपॉजिट होने लगी, है ना, कुछ ये रीज़न था। कभी फ्लड आ गए मान लो, तो फ्लड से क्या हुआ कि फ्लड से पूरा ये डूब गया, है ना, तो ऐसे करते करते हुआ क्या, ये जो सारे फॉरेस्ट थे बेसिकली, है ना, वो धस गए नीचे, और इसके ऊपर आने लगा डिपॉजिट, सैंड का डिपॉजिट आने लगा, है ना। अच्छा, एक एक करके हुआ क्या, इसके ऊपर लेयर बनती चली गई, लेयर अर्थ की बनती चली गई इसके ऊपर, है ना, तो सोचो क्या होगा, ये तो सारे धस जाएंगे, है ना, और ये प्लांट्स मर जाएंगे, तो ये जो डेड रिमेन्स बच गए इन प्लांट्स के, है ना, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स, है ना। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, दीज आर डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो फ्लडिंग से यू नो जो लाइफ थी बेसिकली, फ्लड्स आ गए या इरोजन के थ्रू डिपोजिशन होने लगा, है ना, उससे हुआ क्या, उससे ये एक के ऊपर एक लेयर बनने लगी, और इससे क्या हुआ, ये सारे जो एनिमल्स और ये थे, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट थे, ये सारे धस गए नीचे, है ना, और मर गए। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये मरे, जैसे मान लो फॉरेस्ट में एक डॉग लेचे मर गया, तो क्या होगा, उसका स्केलेटन तो वहीं पड़ा रहेगा, उसके रिमेन्स वहीं पड़े रहेंगे, वो डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में देगा, है ना, और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे मिट्टी आने लगेगी, है ना। तो ये जो फाइनली बहुत साल बाद उसका रिमेन्स जो बचेगा, उसको हम बोलते हैं फॉसिल्स, है ना। तो फॉसिल्स आर बेसिकली डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसी से ही हमको मिलता है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड जो कोल बनता है और पेट्रोलियम बनता है, वो इसी से ही बनता है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब फॉसिल से ही बनता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कोल बना कैसे, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, सेम प्रोसीजर है। तो 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, अराउंड 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, ये जो ये थे प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये सब मर गए, और इसके ऊपर डिपोजिशन होने लगा, है ना। आप ऐसे समझो कि यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे ये पेड़ है ना, और यहाँ पे ये पेड़ हैं, और बेसिकली ये एनिमल्स मर गए, है ना, और इनके ऊपर लैंड बनने लगी। लैंड क्यों बनने लगी? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सैंड, है ना। तो ऐसे लैंड बनने लगी। अब अर्थ की लेयर एक के ऊपर एक बनती चली जा रही है, तो ये क्या होगा, इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा, है ना। और हुआ क्या, जैसे जैसे ये अंदर जाने लगे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ने लगा, है ना। धरती के आप अंदर जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है साथ में, है ना, क्योंकि ऊपर की लेयर्स प्रेशर लगा रही होती है। तो ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर में हुआ क्या, ये जो डेड रिमेन्स थे, जो कि फॉसिल्स थे, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग इनटू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना। तो ये सारे कन्वर्ट किस में हो गए? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। बात समझ में आई? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में ये सारे कन्वर्ट हो गए। क्लियर है बात? ठीक है। तो ऐसे बना हमारा कोल। क्लियर है। और इस प्रोसेस को, ये अच्छा, ये ऐसा है कि ऐसा नहीं है आज ये सरफेस बन गया और कल कोल बन गया, ये ओवर द मिलियन ऑफ ईयर्स हुआ है ना। सो दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो ये जो स्लो प्रोसेस है किसका? फॉसिल्स के कन्वर्जन का, फॉसिल्स के कन्वर्जन का इनटू कोल, दिस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन, क्योंकि इन फॉसिल्स में है कि हमारी बॉडी किससे बनी है? कार्बन से बनी है ना, और कोल में भी क्या है? कार्बन है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये जो फॉसिल्स का कन्वर्जन है कोल में ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो कन्वर्जन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू कोल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। बात समझ में आ गई? सो कोल इज वन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स दैट इज यूज्ड टू कुक फूड। पहले तो कोयले से ही हम अपनी अंगीठी चलाते थे, जो अभी आजकल तो LPG आ गया है, सिलेंडर्स आ गए हैं, बट पहले क्या होता था?
कोयले से ही जलाते थे, कोयले से ही लोग कुक करते थे फूड, है ना. तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल एंड स्टिल इन मैनी इंडस्ट्रीज टुडे ऑल्सो इट इज़ यूज एज अ फ्यूल टू इग्नाइट फायर, है ना. हीट के लिए, हीट एनर्जी के लिए हम कोल को यूज़ करते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में. कोल बेस्ड पावर प्लांट्स आपने सुना होगा, है ना, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जिनको बैन करा जा रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट में, है ना. सो इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स, आपको पता होगा ये ट्रेन चलाने में भी यूज़ होता था, है ना. तो उनके इंजन्स में एज अ फ्यूल यूज़ होता था ये, टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन बेसिकली. तो कोयले से हम क्या करते थे, आग लगाते थे, आग से हम पानी को हीट करते थे और पानी को हीट करके फिर हम टरबाइन चलाते थे. उससे जो स्टीम निकलती थी उससे हम वी यूज़ टू रोटेट द टरबाइन, है ना, और उससे इंजन रोटेट होता था बेसिकली. ठीक है. तो उससे बस आपको याद ये रखना कि कोल जो है वो रेलवे इंजन में यूज़ होता था टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन. ठीक है. थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट होता है. ये सारा जो बता रहा हूँ दैट इज़ अ सेम कंसेप्ट. क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट यही है कि भाई हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं, कोयले से फायर लगाते हैं, फायर से हमको मिलता है हीट, और हीट से हम पानी को हीट करते हैं. हीट से हम क्या करते हैं, पानी को हीट करते हैं और उससे निकलती है स्टीम. उससे क्या निकलता है, उससे निकलती है स्टीम, और स्टीम से हम रन कराते हैं टरबाइन. स्टीम से हम क्या रन कराते हैं, टरबाइन, है ना. ये स्टीम इसके ऊपर हम मारते हैं और ये ऐसे फिर रोटेट होता है और फिर हमारा डायनेमो चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. ठीक है, इस टाइप से होता है. ठीक है. कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ऑब्वियसली आग लगाने में काम आता है. ठीक है. हाउ वॉज इट फॉर्म्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया. मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर कोल में कन्वर्ट हुए. ठीक है, समझ में आई बात. अब कोल के कुछ फॉर्म्स हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कोल के कौन कौन से फॉर्म है? पहला फॉर्म है कोक. एक और बार रिवाइज भी करेंगे बट अभी कौन सा फॉर्म है, पहला वाला कोक. तो कोक इज़ अ वेरी टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये जो भी पॉइंटर्स लिखे हैं वो आपको याद होने चाहिए. ठीक है. इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. पोरस मतलब छेद होते हैं इसमें. इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड पोरस. ठीक है. तो इट इज पोरस, टफ एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है कार्बन का. इनफैक्ट दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. बात समझ में आ रही है? ठीक है. कोक इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. ऑब्वियसली स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स. तो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है एंड स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी कोक को यूज किया जाता है. ठीक है. कोल टार की बात करें, ये दूसरा फॉर्म है कोयले का. इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लेजेंट स्मेल. तो उसकी बहुत बेकार स्मेल होती है, ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है ना. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेज. ये सब आपको याद रखना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेज. ठीक है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल्स. कहाँ यूज होता है ये सब? ये सब बेसिकली सिंथेटिक डाइज के प्रोडक्शन में यूज होता है, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव बनाने में, परफ्यूम्स की इंडस्ट्री में यूज होता है, प्लास्टिक्स, पेंट्स इंडस्ट्री में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स इंडस्ट्री में, रूफिंग मटेरियल्स में, ये सब जगह ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली ये कोल टार यूज़ होता है. बात समझ में आई? पहले बेसिकली ये उसमें भी यूज़ होता था, किसमें? पहले ये रोड्स बनाने में भी यूज़ होता था. पहले कोल टार वॉज यूज्ड टू मेक रोड्स ऑल्सो. ये पहले रोड्स बनाने में भी यूज़ होता था बट अब इसको रिप्लेस करके ब्यूटामिन का यूज़ करते हैं हम, है ना. सो नाउ ब्यूटामिन इज़ यूज फॉर मेकिंग रोड्स. आपने देखा होगा ना, कभी रोड बन रही हो नई तो उसमें वो ब्लैक का ले होता है ना, दैट इज ब्यूटामिन, है ना. दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. अभी हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है. जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम कोल टार. नैप्थलीन बॉल्स आपने देखा होगा, वो जो वाइट कलर की बॉल्स होती हैं, है ना, जहाँ पे भी हम अगर आपका जो बेड है ना, उसके नीचे मम्मी कुछ कुछ अपने कपड़े वपड़े रखती हैं, उसके साथ ये नैप्थलीन बॉल्स रख देती हैं ताकि कोई इंसेक्ट्स वगैरह ना आए, है ना. तो वो नैप्थलीन बॉल्स जो हैं दे आर यूज टू रिपेल मॉथ्स. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार. ठीक है, समझ में आई बात. These days bitumen a petroleum product is used in place of coal tar for metalling the roads, है ना. तो रोड्स बनाने में अब क्या यूज़ हो रहा है? बिटुमेन. उसके बाद अगला है कोल गैस. कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. तो बेसिकली कोल को जब हम कोक में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस, है ना. कोल गैस बेसिकली फ्यूल की तरह यूज़ होता है बहुत इंडस्ट्रीज़ में, है ना. कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में फ्यूल की तरह यूज़ होता है ये. तो ये सब आपको याद होना चाहिए. पेट्रोलियम की बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही सरल है. पेट्रा मतलब क्या होता है? पेट्रा मतलब होता है रॉक. दिस वर्ड कम्स फ्रॉम जियोग्राफी. जियोग्राफी में पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल.
तो बेसिकली अगर आप इसका मतलब निकालो तो इसका मतलब निकल के आता है रॉक ऑयल। रॉक ऑयल मतलब क्या मतलब है कि बेसिकली ये तब बनता है, पेट्रोलियम कब बनता है, जब बहुत सारे जो रॉक्स होते हैं बेसिकली वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगाते हैं फॉसिल्स पे, और वहाँ से बेसिकली पेट्रोलियम फिर फॉर्म होता है ना। तो इट इज़ माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ, है ना। तो रॉक्स के अंदर ये छिपा रहता है पेट्रोल, वहाँ से हम उसको बेसिकली खोद के निकालते हैं, है ना। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी